नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए आज शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई क्लास 10 की एसएसटी की। और इसमें हम लोग क्लास 10 एसएसटी की वर्कशीट नंबर 19 को पढ़ने जा रहे हैं। यह काफ़ी आसान सी वर्कशीट है। संसाधन में आज हम लोग मृदा अपरदन चैप्टर को पढ़ेंगे। संसाधन आपने समझ लिया है कि बहुत तरह के संसाधन होते हैं जो कि मानवों के उपयोग लायक होते हैं। तो उसमें से एक संसाधन मृदा संसाधन भी है। तो मृदा संसाधन मानव के उपयोग की वस्तु होती है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर देखा जाता है कि मृदा का अपरदन होता है, उसका कटाव होता है, उसकी क्षति होती है, उसका निम्नीकरण होता है, उसके बाद फिर वो पुनः मानवों के उपयोग लायक नहीं रह जाता है। तो इसलिए यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है, मृदा अपरदन। तो आज हम उस मुद्दा पर बात करने वाले हैं कि इसके कटाव, इसके कारण क्या हैं और इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं। इस बात की चर्चा आज हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मतलब कि मिट्टी जो कटती है और वह जो कट कर बह जाती है तो उसको मृदा अपरदन कहते हैं। वो मिट्टी चाहे जल से कटे, हवा से कटे या किसी भी तरह से कटकर अपनी जगह से चली जाए। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। मतलब कि जब यह प्रकृति के माध्यम से होता है तो दोनों में संतुलन होता है, लेकिन जब यह बिना रोक टोक के, बिना मतलब के होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन का मतलब होता है जंगल का कटाव, जंगल का उन्मूलन, जंगल की कमी, अति पशुचारण, और कहीं पेड़ पौधे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पशुओं से चरा देना, पशुओं को खिला देना अति पशुचारण कहलाता है। निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। यह जो प्राकृतिक संतुलन बना हुआ है कि मिट्टी के निर्माण और मिट्टी के अपरदन की क्रियाएं साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, लेकिन वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन बिगड़ जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। पवनें मिट्टी को उड़ा कर ले जाती हैं, हिम नदी अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाती है और जल भी मिट्टी को बहा कर ले जाती है और दूसरे जगह निक्षेप कर देती है। तो कहीं से काट कर ले जाना अपरदन कहलाता है और फिर उस मिट्टी को ले जाकर जमा कर देना। जैसे कि मान लीजिए कोई नदी यहाँ से बही और यहाँ से अपने साथ मिट्टी काट कर लाई और पुनः इस जगह पर आकर उस मिट्टी को उसने फैला दिया, तो यह निक्षेप कहलाता है। और यहाँ से काट कर ले गई तो यह जगह अपरदन कहलाएगा। यहाँ से मिट्टी कटा तो अपरदन, और यहाँ जब मिट्टी फैला दी तो निक्षेपण कहलाएगा। मृदा अपरदन के तरीके या प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहले है अवनलिकाएं और चादर अपरदन, पवन अपरदन, गलत तरीके से खेत की जुताई। तो अवनलिकाओं में क्या होता है, बहता जल मृतिका युक्त मतलब उसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो ये मिट्टियों को काटते हुए, जो टुकड़े हैं मिट्टियों को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाते हैं। वाहिकाएं मतलब नालियां बनाते हैं। अगर मान लीजिए यह पहाड़ है और यहाँ से कोई झरना बहना शुरू हुआ तो यहाँ से ये नालियां बन जाएंगी, इसमें नालियां बन जाएंगी जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती है। जब यहाँ नालियां बन जाएंगी, इधर से ये नाली इसमें आएगी, इधर से ये नाली इसमें आएगी, फिर इधर से भी पानी बहते हुए नाली के रूप में आएगा, इधर से भी आएगा, तो इधर की मिट्टी फिर ये जोतने लायक नहीं रह जाएगी। तो इसे उत्खात भूमि, बैड लैंड कहते हैं। जो भूमि अवनलिकाओं की वजह से जोतने लायक नहीं रह जाती है उसे बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। चंबल बेसिन मतलब चंबल नदी के किनारों पर जो ऐसी भूमि है जहां से चंबल नदी निकली है, तो वहां पर इस जमीन को खड्ड बोलते हैं। उसके बाद है चादर अपरदन। चादर अपरदन का मतलब है कि कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। मतलब कि इस तरह से बहता है इतने बड़े क्षेत्र को। अब इस क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी ऊपर की मिट्टियां हैं जल में घुल कर वो अपरदित हो जाएंगी, जल के साथ बह जाएंगी, तो इसको चादर अपरदन बोलते हैं। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन अपरदन, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से
मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। पवन द्वारा मतलब हवा जब धूल के कणों को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे पवन अपर्दन कहते हैं। उसके बाद है गलत तरीके से खेत की जुताई। पहाड़ी भागों में क्या होता है कि खेत ढालुआ होता है, इस तरह के होते हैं। अब इस पर अगर इस तरह के सीढ़ीनुमा खेत नहीं बनाया जाए और खेत की जुताई ऐसे की जाए तो इसमें नालियां बन जाएंगी और पानियों के साथ मिट्टी बह जाती है। लेकिन जब हम ऐसे जुताई करते हैं तो इसका अवरोध यहाँ हो जाता है और मिट्टी आकर यहाँ रुक जाती है, बहती नहीं है। तो इस तरीका से गलत तरीके से खेत की जुताई, कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपर्दन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है। मैंने आपको बताया कि अगर ऊपर से नीचे ऐसे हल चलेगा तो ये हल का जो रेखा है यह नाली बन जाएगी और इससे होकर के पानी बहना शुरू होगा और फिर यहाँ की मिट्टी भी कटकर नीचे चली जाएगी। जिसके तो पहाड़ी क्षेत्रों पर ऐसे ऊपर से नीचे नहीं बल्कि ऐसे जुताई करनी चाहिए, इस तरह से जुताई करनी चाहिए। ऐसे जब ऐसे जुताई करेंगे तो मिट्टी यहाँ आकर पानी रुकेगा और फिर यहीं पर टिका रह जाएगा, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। उसके बाद मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसका नवीकरण होता है लेकिन कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अति प्रयोग से इसके निम्नीकरण या गुणवत्ता में गिरावट आती है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करें तो इसकी गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगी, उपजाऊपन कम हो जाएगा, मिट्टी का निम्नीकरण हो जाएगा। इसलिए इसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। तो मिट्टी का संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि मिट्टी बनने में कई सेंटीमीटर, 1-2 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब है मृदा संरक्षण के उपाय। तो इतने काम जो होती है मृदा के खिलाफ, इतने जो कटाव होते हैं, अपरदन होता है, तो इसके संरक्षण का भी कुछ उपाय होगा कि हम मृदा को कटने से कैसे रोक सकते हैं, मृदा को अपरदित होने से कैसे रोक सकते हैं, मृदा के कटाव को कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि वन लगाइए, जंगल लगाइए, वनारोपण कीजिए और रक्षक मेखला बनाइए। रक्षक मेखला का मतलब हुआ कि अगर ये आपकी भूमि ढालुआ है तो इस तरह से मेड़ बनाइए, एक यहाँ बनाइए फिर यहाँ बनाइए, मेड़ इसको बोलते हैं रक्षक मेखला। अगर पानी इधर से चलता है तो पहले यहाँ रुकेगा और इस जगह के भरने के बाद इसके ऊपर से होकर पानी ऐसे गिरेगा तो वहाँ की मिट्टी वहीं रह जाएगी, वो बहकर नीचे की ओर नहीं आएगी। इसको रक्षक मेखला बोलते हैं। पट्टी कृषि भी ऐसे बोलते हैं, जिसको सीढ़ीनुमा खेत बोलते हैं। इस तरह से खेत हम बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, फिर इस तरह से बनाएंगे, ऐसे खेत बनाएंगे जिससे कि इसकी मिट्टियां बहकर नीचे नहीं आएंगी। और समोच्च जुताई करेंगे। समोच्च जुताई का मतलब कि ऊंचाई वाले भाग पर ऐसे जुताई नहीं करेंगे बल्कि हम इस ढंग से जुताई करेंगे, तो इसको समोच्च जुताई कहते हैं। अगर ऐसे जुताई करेंगे तो इसमें पानी बहकर नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर जब हम इस तरह से जुताई करेंगे तो पानी नहीं बहेगा और इस जुताई वाले जो चिन्ह होंगे इसी चिन्ह में रह जाएगा, मिट्टियाँ नहीं बहेंगी। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे मिट्टी में अपरदन होता है और उसके संरक्षण के उपाय भी होते हैं। तो इन सबको करके हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। अब कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि पहला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कुछ उपायों पर अपने विचार लिखिए। मृदा अपरदन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपके आसपास जिन कारणों से मृदा अपरदन होता है उनकी एक सूची बनाइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, मृदा संरक्षण के कुछ उपायों पर अपने विचार लिखिए। तो मृदा संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। समोच्च जुताई करना, सीढ़ीदार खेत बनाना, बांध बनाकर खेती करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और अतिचारण तथा खनन पर नियंत्रण करना। ये सभी मृदा संरक्षण के कुछ उपाय हैं। उसके बाद है प्रश्न 2, मृदा अपरदन के प्रकारों का वर्णन करें। तो मृदा अपरदन के प्रकार में हो गए अवनालिका अपरदन। तेज बारिश में तीव्र ढाल वाले इलाकों में भूमि नालियां बन जाती हैं और उसमें पानी का वेग अधिक होने से मिट्टी का कटाव होता है। उसके बाद है चादर अपरदन। जब किसी ढाल पर पानी का बहाव होता है तब वहां की मिट्टी पानी में घुलकर जल के साथ बह जाती है, इस प्रकार चादर अपरदन होता है। नेक्स्ट है गलत तरीके से खेत की जुताई। खासकर पहाड़ी भागों में ढाल युक्त जमीन पर बिना सीढ़ीदार खेत बनाए खेती करने से खेत की मिट्टी का अपरदन हो जाता है। और प्रश्न 3 है कि आपके आसपास जिन कारणों से मृदा अपरदन होता है उनकी एक सूची बनाइए।
तो वन उन्मूलन सबसे पहली बात है। दूसरी, मिट्टी की खुदाई, लोग मिट्टी की खुदाई कर देते हैं जिससे कि अपरदन होता है। रक्षक मेखला की कमी। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट क्लास 10 के SST की वर्कशीट नंबर 19। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।